बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम लास्ट जो हमारा फुल लेंथ पेपर हुआ है इसके MCQs को जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला MCQ है द टोटल असेसमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसका चार्ली है सही। परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड, ये आपकी टेक्स्ट बुक की ही लाइन है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का केस है, पहले चैप्टर के अंदर गिवन है। दूसरा MCQ है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द क्वांटिटी लाइट ईयर इज़। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल के अंदर रोशनी चलती रहे और जितना फासला वो कवर करती है उसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। ये डिस्टेंस का यूनिट है और आपकी टेक्स्ट बुक में जितने यूनिट डिस्कस हुए हैं उनमें सबसे बड़ा यूनिट डिस्टेंस का लाइट ईयर ही है। और इसकी डायमेंशन, चूँकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है इसलिए इसकी डायमेंशन जो है वो कैपिटल L है। उसके बाद है थर्ड MCQ, इफ़ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इंक्रीजेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट वेक्टर। अगर दो वेक्टर्स का दरमियानी एंगल बढ़ता है तो रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे क्या असर पड़ेगा? एक तो आपने ये पढ़ा था R बराबर होता है स्क्वायर रूट के अंदर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। अब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कॉस थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन आपको पता है कॉस 0 के ऊपर 1 होता है, कॉस 0 डिग्री के ऊपर 1 वैल्यू देता है। अगर आप कॉस 1 डिग्री पे इसकी वैल्यू फाइंड करें, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, जैसे जैसे एंगल यहाँ पर बढ़ाते रहेंगे कॉस की वैल्यू कम होती रहेगी। अगर कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो रिजल्टेंट की वैल्यू भी कम होगी। फिजिकली आप इसको ऐसे शो कर सकते हैं जिस तरह ये दो वेक्टर्स हैं। अगर इन दो वेक्टर्स का आप रिजल्टेंट देखें तो वो ये है, यहाँ पर शो किया जा रहा है। अगर इस वेक्टर B को थोड़ा सा मैं इस तरफ बेंड कर दूं, रोटेट करवा दूं, इसका एंगल इस वक्त A के साथ जो है वो 90 डिग्री है। अगर इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ बेंड करवा दूं तो आप देखेंगे ये मैंने बेंड करवा दिया, रिजल्टेंट थोड़ा उसकी लेंथ कम होगी। पहले ज़्यादा थी लेंथ, अब रिजल्टेंट की लेंथ जो है वो कम हो गई। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जब वेक्टर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उन एंगल उनकी टेल्स के दरमियान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो वेक्टर A का हेड है और B की टेल है। हम वेक्टर A को थोड़ा स्लाइड करवा लेंगे और ये एंगल कंसिडर करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा हुआ है, यहाँ पर 90 था। जैसे ही एंगल बड़ा हुआ रिजल्टेंट की लेंथ कम हो गई, तो ये यहाँ पर है, बीटा ऑप्शन आ जाएगा इसका, डिक्रीजेस। फोर्थ MCQ है टॉर्क इज द गिवन इन द गिवन केस विल बी। टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल केसेस के अंदर हम ये कहते हैं, फर्ज करें कि ये हमारे पास R है पोजीशन वेक्टर, इधर लग रही फोर्स। अब अगर R और F के दरमियान एंगल देखा जाए, उनकी टेल्स के दरमियान ये है थीटा। F को रिजॉल्व कर लें, हमारे पास F के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक ये। अगर ये एंगल थीटा है, अल्टरनेट एंगल्स के तहत ये वाला एंगल भी थीटा होगा। और जब एक ट्राइंगल को रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बेस होता है, जब एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो बेस होता है उसके साथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा आता है। ये F कॉस थीटा कंपोनेंट है। फोर्स का ये वाला कंपोनेंट F साइन थीटा है। जो परपेंडिकुलर होता है, ये वाली साइड जो है ये इस वक्त परपेंडिकुलर है, 90 डिग्रीज के सामने हाइपोटेनियस होता है और उसके साथ जिस साइड का एंगल बने वो बेस और ये वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये F साइन थीटा। अब टॉर्क बराबर होता है मोमेंट आर्म जो कि R के बराबर है, यहाँ से लेकर एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक ये R के बराबर, और उसके साथ वो फोर्स जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हो उसको हम लिखते हैं, और वो यहाँ पर फोर्स का कंपोनेंट है F साइन थीटा। तो सिंपल केसेस के अंदर तो ये F साइन थीटा आता है। लेकिन यहाँ पर आपको इस MCQ में जो डायग्राम दिया उसमें थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर R है, इस तरफ जो है वो फोर्स है F,
अब एंगल ये दिया हुआ था, ये यहाँ पर एंगल दिया हुआ है। अब अगर एंगल इधर दिया हो तो ये साइड एफ कॉस थीटा कहलाएगी, इसको हम बोलेंगे एफ कॉस थीटा, और ये साइड एफ साइन थीटा कहलाएगी। क्यों? 90 डिग्रीज के सामने जो साइड है हाइपोटेनियस साइड से जिस साइड का एंगल बना वो बेस और ये परपेंडिकुलर, तो रेजोल्यूशन के नतीजे में बनने वाली जो ट्राइंगल है उसके बेस के साथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा आता है और उसके परपेंडिकुलर के साथ वेक्टर की मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा आता है। अब टॉर्क का वही फॉर्मूला, टॉर्क बराबर होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, और फोर्स कौन सी? जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर हो। तो इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा है ये आर के परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर एफ कॉस थीटा को लिखेंगे कि टॉर्क इस कंडीशन के अंदर एफ कॉस थीटा पैदा कर रहा है। एफ साइन थीटा क्यों नहीं टॉर्क पैदा कर रहा है? आपकी बुक में एक लाइन लिखी है, if position vector and if line of action of the force passes through axis of rotation then torque will be 0। तो यहाँ पर ये जो f sin थीटा है आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप f sin थीटा को इधर भी शो कर सकते हैं। f sin थीटा की लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रही है, इसलिए इसकी वजह से कोई टॉर्क इस सिचुएशन में पैदा नहीं होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में जो एंगल्स दिए हुए हैं वहाँ पर एंगल गलत शो किया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। अगर इधर दिया हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर टेक्स्ट बुक में यहाँ पर एंगल दिया हुआ है फिग में तो आप उसकी करेक्शन कर लेंगे, मैंने पढ़ाते वक्त करेक्शन करवाई भी थी। एक डायग्राम में एंगल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज इक्वल टू। अब ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे जो वर्क करती है, देखिए ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से मून जो है वो ज़मीन के गिर्द, अर्थ के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। और हमने पढ़ा था, ये बड़ा फेमस एमसीक्यू है कि सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म्स जीरो वर्क। जहाँ पर भी कोई फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है जीरो वर्क होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री की वजह से वर्क जीरो होगा। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द अगर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है तो जो उसके ऊपर कूलम फोर्स लगती है न्यूक्लियस की वजह से, अट्रैक्शन की फोर्स, वो भी उस वक्त जीरो वर्क करेगी। इस तरह कोई भी केस आ जाए, एक पत्थर को रस्सी से बांध के आप सर्कल में घुमा रहे हैं तो रस्सी के अंदर जो टेंशन की फोर्स है वो भी कितना वर्क करेगी? जीरो वर्क करेगी। नेक्स्ट है 5वां एमसीक्यू है, अच्छा ये तो हो गया। छठा, इसमें फिर जीरो आ जाएगा, डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा 5वें एमसीक्यू का। छठा एमसीक्यू है विच शोज करेक्ट रिलेशन बिटवीन एच एंड टी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो हाइट और टाइम ऑफ लाइट के दरमियान कौन सा रिलेशन जो है वो सही है वो हमने शो करना है। तो ये एमसीक्यू बोर्ड में भी आया हुआ है और ये एमसीक्यू समझने के लिए ज़रूरी है आपके पास पहले क्वेश्चन पेपर आपके पास होना चाहिए। टाइम ऑफ लाइट जो है, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला आपको पता है 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। अगर हम इसका स्क्वायर लें दोनों तरफ तो इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू, और इधर 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी और इसका स्क्वायर। अगर स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कह लें। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये आपको पता है वो बराबर होती है vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इन दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1 कर लें या 1/2 कर लें, तो डिवाइड करने से हम ऐसे लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, और इधर h की वैल्यू ऊपर लिख लें vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, और डिवीजन में टी स्क्वायर की वैल्यू ये है, ये लिखेंगे यहाँ पर, ये है 4vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको ऊपर ले जाए, ये उलट जाएगी,
तो हम लिख सकते हैं इसको h/t² इक्वल्स टू vi² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g और मल्टीप्लाइड बाय 4vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय g²। ये ऊपर जाके उलट गया। अब देखें कुछ जो कैंसिलेशन हो रही है वो ये हमारे पास ये ऊपर जाके उलट जाएगा। 4vi² g² को ऊपर लिखना था, यहाँ पर g² आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा 4vi² साइन स्क्वायर थीटा। हाँ जी, अब जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर दें। ये हमारे पास g का स्क्वायर इस g से कैंसिल हो गया और ये vi² साइन थीटा ये vi² साइन थीटा से कैंसिल हो गया। हमारे पास ऊपर जो है वो जस्ट g बचा और नीचे 4 और ये 2 बच गया। 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 8 बन गया। हम लिख सकते हैं h/t² इक्वल्स टू g डिवाइडेड बाय 8। ये वाला t² इधर ले जाएं तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बराबर है gt² डिवाइडेड बाय 8। अब ये रिलेशन है अल्फा ऑप्शन इसका छठे MCQ का जो है वो करेक्ट है। और इसमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट दी हो तो आप हाइट फाइंड कर सकते हैं, अगर हाइट दी हो इस रिलेशन के ज़रिए से आप टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड कर सकते हैं। इससे भी फर्दर MCQ बन सकते हैं। नेक्स्ट है 7 MCQ है एडवर्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल रेंज बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ हाइट। कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे हॉरिजॉन्टल रेंज 3 टाइम्स ऑफ हाइट हो जाएगी? तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? ये एक हमने 60 डिग्री के ऊपर हमने एंगल फाइंड करना और ये रेंज है। हम ये कहना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर करता है उसको रेंज बोलते हैं। कितने एंगल पे एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए कि उसकी जो रेंज है वो 3 टाइम्स ऑफ हाइट हो जाए। तो हम सबसे पहले कंडीशन के मुताबिक लिख लेते हैं r इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट। रेंज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ हाइट। रेंज का फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू में पुट कर रहा हूँ। फॉर्मूला है vi² साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g और 3 और हाइट का फॉर्मूला भी आपको पता है vi² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अब जो इसमें कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिल कर दें। g से g को हमने कैंसिल कर दिया, vi² से कैंसिल हो गया। साइन 2 थीटा आपने जब रेंज का फॉर्मूला ड्राइव किया था तो उसमें पढ़ा था साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या बन जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा और इधर हमारे पास बच गया ये 3 और ये डिवीजन में 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 और साथ में साइन स्क्वायर थीटा। ये वाला साइन का स्क्वायर इस साइन थीटा से कैंसिल। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 बन जाएगा। और ये कॉस थीटा 3 जो है इसको इसके डिनोमिनेटर में ले आए, ये कॉस थीटा को उधर ले जाएं। इधर एक साइन थीटा बच गया था, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन ओवर कॉस जो है वो टेन थीटा के बराबर होता है तो हम लिखेंगे 4/3 और इधर आ जाएगा टेन थीटा। टेन इधर ले जाएं, टेन इनवर्स 4 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू थीटा। तो ये आपके पास जो है इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका आ जाएगा, ये 53 डिग्री आता है। आप इसको कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है चार्ली ऑप्शन इसका 7 MCQ का सही होगा। इसके बाद है 8वां MCQ है, अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ व्हेन इट रीचेस द मैक्सिमम हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू। ए ऑप्शन है mgh, बी ऑप्शन है हाफ mv², सी है 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और डी है 1/2 ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी 60 डिग्री पे जी, तो हम कर रहे थे कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 60 डिग्री है, मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एनर्जी का इनका कंपैरिजन लेना चाहते हैं।
अब हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने कहा इनिशियल एक्स कंपोनेंट और फाइनल एक्स कंपोनेंट दोनों बराबर है, तो वी एक्स जो है ये बराबर होता है वी आई कॉस थीटा के। तो हम इस वी एक्स की जगह पर वैल्यू लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ये बराबर होगी हाफ एम वी एक्स की जगह पर वी आई कॉस ऑफ थीटा और इसका स्क्वायर लिख देंगे। तो हाफ एम वी आई का स्क्वायर और साथ में इधर कॉस थीटा का स्क्वायर, वी आई को साइड पे कर दिया स्क्वायर लगा के। कॉस थीटा कितना है 1/2 एम वी आई स्क्वायर कॉस ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 के ऊपर 1/2 होता है, ये एंगल दिया हुआ है हाफ वी आई स्क्वायर कॉस 60 पे 1/2 और इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो इस 1/4 को हम शुरू में भी लिख सकते हैं 1/4 और ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इधर मैंने शो की है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे इसकी जगह पर मैं इनिशियल लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर बॉडी को 60 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट किया रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। उसके बाद है टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट 1/4 पार्ट इज 2 सेकेंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, नो एमसीक्यू है, 0.2 हर्ट्ज, 0.5 हर्ट्ज, 3 हर्ट्ज, 1/8 हर्ट्ज। तो देखें अगर एक वेव का चौथा हिस्सा मुकम्मल करने में 2 सेकंड लगते हैं, ये वेव है, मैं इसके 4 पार्ट्स यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये देखें ये इसके मैंने 4 हिस्से शो कर दिए, 1 2 3 और ये 4। एक हिस्सा मुकम्मल करने में अगर 2 सेकंड लगे हैं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t। ये t टाइम पीरियड है, तो ये 2 सेकंड नहीं हम यहाँ पर पुट करेंगे, हम पूरा टाइम पीरियड लेंगे। अगर इतनी वेव को बनने में 2 सेकंड लगे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2 सेकंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2, हर चौथे हिस्से को 2-2 सेकंड लगे, 2-2। पूरी वेव को कंप्लीट होने में जो टोटल टाइम लगा है वो है 8 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी 1/8 हर्ट्ज। ये इसका ऑप्शन डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क इज, ये 1/4 mv स्क्वायर है, आपकी बुक में गिवन है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के फॉर्मूले से आया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आपको पता है जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए वो बराबर होता है 1/2 mr स्क्वायर के, mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से 1/4 और इधर m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/4 m r ओमेगा इसका स्क्वायर, r ओमेगा v के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 1/4 m v स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। The weight of a man in elevator ascending with acceleration 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर will become, एक एलिवेटर एक लिफ्ट जो है वो अपवर्ड जा रही है और आदमी का वेट हमने फाइंड करना है कि अगर वो लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है। तो अब इसमें आपको पता है ये सेकंड केस है लिफ्ट का, हमने पढ़ा था रियल एंड अपेरेंट वेट में T - W = ma। नेगेटिव का W इधर ले जाएं, T = W + ma आ जाएगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4.9 जो है एक्चुअल में g/2 के बराबर होता है, g 9.8 होता है, तो 9.8 को 2 से डिवाइड करें तो ये बनता है। तो ये आया भी हुआ है, इस तरह के MCQ बोर्ड में आया भी हुआ है। अब एक ही जगह पर हम लिखेंगे T = W + m और एक ही जगह पर लिखेंगे g/2। तो ये mg जो है, ये वाला mg, इसकी जगह पर w लिख सकते हैं आप, वेट mg की जगह पर w लिखा तो हमारे पास आ जाएगा टेंशन या अपेरेंट वेट w + mg की जगह पर w लिखा /2। एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2, और हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2w और +w, तो ये आ जाएगा 3w / 2। अब 3/2 करें तो ये बनता है 1.5,
तो टेंशन ये जो है ये अपेरेंट वेट है और W रियल वेट है। तो अपेरेंट वेट बिकम्स 1.5 टाइम्स द रियल वेट जब लिफ्ट असेंडिंग पोजीशन में होती है। असेंडिंग में ऊपर की तरफ जा रही है। और याद रखिएगा अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लिफ्ट मूव करे अपवर्ड या डाउनवर्ड, फिर अपेरेंट वेट और रियल वेट बराबर होते हैं, फिर इनमें से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। नेक्स्ट है इन केस ऑफ ऑसिलेटिंग पेंडुलम इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, टाइम पीरियड, लेंथ, मास। तो 12 MCQ है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा था, A = -g sin थीटा। अब स्मॉलर एंगल में हमने पढ़ा था साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है थीटा के, तो हम इसको लिख सकते हैं A = -g और साथ में थीटा। ये कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -थीटा लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड में लिखें तो हम जस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये भी बोर्ड में आया हुआ है, आप देख सकते हैं प्रीवियस MCQs। नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोवेव ओवन इज, ये 2450 मेगाहर्ट्ज होती है, आपके बुक में गिवन है। 14 MCQ है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर एन आइडियल गैस इज गिवन बाय द रिलेशन। तो हमने टेम्परेचर का ये रिलेशन पढ़ा था, T बराबर होता है 2/3K और इधर ½ mv²। 3K को ऊपर ले जाएं, 3KT और 2 को इधर डिवीजन में ले जाएं, तो ये हमारे पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई। तो ये बराबर किसके है, 3KT / 2 के बराबर है, तो बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, हीट की वो मिकदार जो आइस कि एक स्पेसिफिक अमाउंट को पिघलाने के लिए चाहिए होती है, उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब कह लें यूनिट मास को पिघलाने के लिए, यानी 1 किलोग्राम आइस को पिघलाने के लिए जितनी हीट की मिकदार चाहिए उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब आपकी बुक में 11 चैप्टर का आखिरी जो न्यूमेरिकल है उसमें भी दिया हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वहाँ पर ये दी हुई है 336 जूल पर ग्राम दी हुई है। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें, 336 जूल, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये केजी में कन्वर्ट हो गया। इस 1000 को ऊपर ले जाएं, 336 × 1000, ये आ जाएगा जूल पर केजी। अब इसको अगर आप लिखते हैं 336 3 दफ़ा 0 आ जाएगा जूल पर केजी। पॉइंट इधर है 10⁻⁴ 1 2 3 4 और ये 5, 3.36 × 10⁵ जूल पर केजी, यानी बर्फ़ का 1 केजी पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए इतनी हीट की ज़रूरत होती है। और ये आपकी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है 11 चैप्टर की 4 या 5th एग्जाम्पल में ये वैल्यू दी भी हुई है, बिल्कुल ऐसे। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द सिंपल माइक्रोस्कोप इज, सिंपल माइक्रोस्कोप से जो फाइनल इमेज बनता है वर्चुअल भी होता है, इरेक्ट भी होता है और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनता है। 7 MCQ है द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रिफ्लेक्टेड बीम्स इन एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल्स इज। एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने शो किया था, एक रे आती है इधर से ऐसे, अपर लेयर ऑफ द एटम्स जो है उनसे टकरा के चली जाती है, दूसरी रे आती है वो लोअर जो एटम्स की लेयर है उससे टकरा कर चली जाती है। अब इस रे ने कंपैरेटिवली कम फासला तय किया है और इस रे ने कंपैरेटिवली ज़्यादा फासला तय किया है। अब कितना फासला इनका बराबर है, देखें हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये डिस्टेंस इन दोनों रेस का और ये डिस्टेंस इन दोनों रेस का बराबर है। सेकंड रे ने ऊपर अपर जो फर्स्ट रे है उसके मुकाबले में इतना ज़्यादा फासला कवर किया, जिसको मैं ये डार्क करके शो कर रहा हूँ। ये B पॉइंट है, ये C है, ये C प्राइम कह लें। तो हमने ये फाइंड किया था, ये जो पाथ डिफरेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इधर से लेकर इधर तक, इसको पाथ डिफरेंस बोल रहे हैं, इजाफी फासला, वो बराबर था 2D sin थीटा के। एक्सरे डिफ्रैक्शन वाले टॉपिक के अंदर हमने इसको प्रूव किया था। तो ये हमारा पाथ डिफरेंस है, तो इसका ही आ जाएगा बीटा, इसका जो है वो करेक्ट है।
फिर उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन था, अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड शो दैट फ्लो रेट ऑफ अ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखिएगा बर्नौलीज इक्वेशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम प्रूफ करते हैं, और जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत प्रूव की जाती है। और ये जो कहा कि फ्लो रेट किसी आइडियल फ्लूइड का कांस्टेंट होता है, तो बर्नौलीज इक्वेशन में AB इक्वल्स टू कांस्टेंट यही तो प्रूव करना होता है। और ये जो AB है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड भी बोलते हैं और इसको फ्लो रेट भी कहते हैं। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, इसका यूनिट मीटर क्यूब पर सेकंड होता है फ्लो रेट का, और फ्लो रेट की डायमेंशंस L क्यूब T इनवर्स होती हैं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद एक न्यूमेरिकल था, उसमें उसने ये कहा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर 6 and 6 into square root 3 respectively. What is the angle between these two vectors? तो डॉट प्रोडक्ट का जिक्र पहले किया है, तो डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं AB cos थीटा के, और वो बराबर है 6 के। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास इस क्वेश्चन पेपर में दी हुई है 6 into square root 3। वेक्टर A और B के दरमियान एंगल फाइंड करना, इन दोनों को डिवाइड कर लें, तो हम लिखेंगे AB साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय AB cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पर AB साइन थीटा बराबर है 6 into square root 3 के, और AB cos थीटा की वैल्यू जो है वो 6 के बराबर है। हमने इनको डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को ऊपर रख के 1 से डिवाइड कर दें। अब ये 6 से 6 कैंसिल, AB से AB कैंसिल, साइन ओवर कॉस टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3, टेन को उधर ले जाएं, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स और स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास 60 डिग्री के बराबर आता है। अच्छा, अगर उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर कॉस थीटा का जिक्र पहले नहीं किया, साइन का जिक्र पहले किया, तो हम उसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर वो ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स आर 6 and 6 into square root 3, तो फिर हम साइन थीटा को AB साइन थीटा को रख लेंगे 6 और AB cos थीटा को हम रख लेंगे 6 into square root 3। अब फिर इनको डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आएगा, जिस तरह 14 MCQ है न्यूमेरिकल है आपके सेकंड चैप्टर में, और उसमें आपके पास एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर आता है। तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ जस्ट इसकी चेंज हुई थी कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू को जो है वो पहले दे दिया गया और क्रॉस को बाद में, वैल्यूज शफल हो गई, यानी जो इसकी वैल्यू थी बुक में दी हुई वो इसको मिल गई और जो इसकी वैल्यू थी वो इसको मिल गई, जिसकी वजह से एंगल हमारे पास 60 डिग्री आ गया। तो आपको कंसेप्ट आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है, तो बाकी ये सॉल्व हो ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।